अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं ज़ीशान और आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूं। आज हम 9th क्लास के जनरल मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs की बात करेंगे। तमाम MCQs स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हैं और उर्दू और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स दोनों के लिए हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नए आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको फौरी मिल सकें। बहुत शुक्रिया। ज़कात इज़ डिडक्टेड एट द रेट ऑफ। ज़कात की कटौती किस शरह से होती है? बच्चों, ये तो आपको पता होगा कि इस्लाम में ज़कात 2.5% या 2.5% के हिसाब से काटी जाती है। तो यहाँ पर हम ए वाला ऑप्शन यानी 2.5% या 2.5% सेलेक्ट करेंगे। An instrument for payment order issued by a bank on the request of its customers is called pay order, check, bank draft, bill of exchange। चेक की तरह का एक इंस्ट्रूमेंट होता है या कागज़ होता है जिसे बैंक ने गाहक की दरख्वास्त पर जारी किया होता है। उसको क्या कहते हैं? पे ऑर्डर कहते हैं, चेक कहते हैं, बैंक ड्राफ्ट कहते हैं या एक्सचेंज का बिल कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा ए वाला, उसको हम पे ऑर्डर बोलेंगे। द पर्सन ओ एंटिटी हुज इंश्योरेंस इज बीइंग डन इज कॉल्ड द इंश्योरर, इंश्योर्ड, ड्रॉर, लेजी। वो शख्स या चीज़ जिसकी इंश्योरेंस की जानी हो उसे इंश्योरर कहते हैं, इंश्योर्ड कहते हैं, ड्रॉर कहते हैं या लेजी कहते हैं। करेक्ट ऑप्शन होगा बी वाला। द पर्सन ओ एंटिटी हुज इंश्योरेंस इज बीइंग डन इज कॉल्ड द इंश्योर्ड। वो शख्स या चीज़ जिसकी इंश्योरेंस की जानी हो उसे इंश्योर्ड कहते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज अ रैशनल नंबर, एन इर्रेशनल नंबर, अ नेचुरल नंबर, एन इंटीजर। 3 का जज़र कैसा अदद है? नातक अदद, गैर नातक अदद, कुदरती अदद, सही अदद। बच्चों, ऐसी रकम जिसको हम P/Q यानी बटे की शक्ल में अगर लिख सकें तो उसको हम नातक अदद या रैशनल नंबर बोलते हैं, और जिस रकम को बटे की शक्ल में ना लिखा जा सके P/Q की शक्ल में, उसको हम गैर नातक या इर्रेशनल बोलते हैं। तो इसको हम बटे की शक्ल में नहीं लिख सकते, इसलिए इस रकम को हम इर्रेशनल नंबर या गैर नातक अदद बोलेंगे। 7√3 is called radical, radicand, रैशनल नंबर, इंटीजर। 7 का जज़र की ताकत 3 कैसा अदद है? जज़र, मजजूर, नातक अदद, सही अदद। बच्चों, यहाँ पर इस सारी रकम का पूछा गया है कि इस रकम को क्या कहते हैं। अगर हम सारी रकम को बोलेंगे तो फिर हम उसको रेडिकल या जज़र बोलेंगे, और अगर फ़र्ज़ करें आपको ये सवाल आए कि इस रकम में 7 को क्या कहा जाएगा, तो फिर 7 को रेडिकंड या मजजूर कहा जाएगा। अब यहाँ पर क्योंकि इस सारी रकम के बारे में पूछा गया है तो इसको हम या तो रेडिकल कह सकते हैं या फिर जज़र कह सकते हैं। सो आवर ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, रेडिकल या जज़र। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन और मबदा के मुहद्दात क्या होते हैं? 1 and 0, 0 and 1, 0 and 0, 1 and 1। करेक्ट ऑप्शन बच्चों सी वाला होगा। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन या मबदा के मुहद्दात होते हैं 0 and 0। 20% ऑफ 600 इज 600 का 20% होता है। बच्चों, दुरुस्त ऑप्शन जानने के लिए हम इसको हल करते हैं। आप याद रखिए कि परसेंट का मतलब बटा 100 या 1/100 होता है। क्योंकि हमने 600 का 20% निकालना है तो पहले हम 600 लिखेंगे, ज़रब 20 लिखेंगे और ज़रब 1/100 लिखेंगे। 1/100 हमने फ़ीसद की जगह पर लिख लिया है। इसको हल करेंगे तो एक ज़ीरो इस ज़ीरो के साथ गया, दूसरा ज़ीरो इस ज़ीरो के साथ गया, इधर बचेगा 60 और इधर बचेगा 2। तो 60 और 2 को मल्टीप्लाई करके
हमारे पास आ जाएगा 120। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा। 600 का 20% 120 होता है। फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ 70% इज 70% की कसरी शक्ल कौन सी होती है? दुरुस्त ऑप्शन जानने के लिए इसको हल करते हैं। हमने फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है 70% को। अब परसेंट का मतलब बटा 100 होता है या 1/100 होता है। अब 70% है, 70 को हम वैसे लिखेंगे, यहाँ पे ज़रब का निशान या मल्टीप्लाई का, और फीसद की जगह पे 1/100 हम लिख लेंगे। अब बड़े के ऊपर 70 आ जाएगा और बड़े के नीचे 100 आ जाएगा। ये वाला ज़ीरो इस ज़ीरो के साथ कट गया, हमारे पास बचेगा 7/10। तो यहाँ पर हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ 70% इज 7/10। 70% की कसरी शक्ल 7/10 होती है। द समरी स्टेटिस्टिक्स विच मेजर द मिडल और सेंटर ऑफ द डाटा इज कॉल्ड मीन, मोड, मीडिया, ऑल ऑफ दीज। किसी मवाद का शुमारियाती इख्तसार जो वस्त या मरकज़ की पैमाइश करता हो कहलाता है औसत, आधा, वस्तानिया, सब के सब। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा डी वाला। द समरी स्टेटिस्टिक्स विच मेजर द मिडल और सेंटर ऑफ द डेटा इज कॉल्ड ऑल ऑफ दीज। किसी मवाद का शुमारियाती इख्तसार जो वस्त या मरकज़ की पैमाइश करता है कहलाता है, ये तीनों इसमें आएंगे, यानी सब के सब। When a bar graph is constructed so that the area of each bar is proportional to the number of items in each group is called curve, ogive, histogram, bar diagram। जब कोई कालमी नक्शा इस तरह से तैयार किया जाए कि हर कॉलम का रकबा उसमें मौजूद ग्रोह के तअद्दुद के मुतनासिब हो, तो ये कहलाएगा मुनहनी, ओगिव, कालमी नक्शा, बार चार्ट। करेक्ट ऑप्शन है सी वाला, हिस्टोग्राम या कालमी नक्शा। ऑन आ क्रॉप प्रोड्यूस्ड ऑन नेचुरल रिसोर्सेज उश्र इज डिडक्टेड एट द रेट ऑफ। कुदरती ज़राए से यानी बारिश वगैरह से काश्त की गई फसल पर उशर की कटौती की शरह क्या होती है? बच्चों याद रखिए कि कुदरती ज़राए से काश्त की गई फसल पर 10% उशर काटा जाता है। तो यहाँ पर हम सी वाला ऑप्शन 10% सेलेक्ट करेंगे। For x is equal to 1 and 2x plus y is equal to 6, we have y is equal to what? ये वाली हमें रकम दी गई है बच्चों। कहते हैं कि अगर x की कीमत 1 रखी जाए तो y किसके बराबर आएगा? तो हम हल कर लेते हैं ताकि हमारे पास सही जवाब आ जाए। बच्चों ये हमें रकम दी गई है 2x जमा y बराबर 6 के, और x की कीमत हमारे पास है 1। हमने x की इस कीमत को x की जगह पे पुट कर देना है। तो यहाँ पर आ गया 2 × 1 प्लस y इज इक्वल टू 6। ये आ गया 2 प्लस y इज इक्वल टू 6। यहाँ पर 2 पॉजिटिव है, दूसरी साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 4। लिहाजा हम सी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। द टैक्स विच इज चार्ज्ड ऑन इनकम, प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट्स इन द फॉर्म ऑफ इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स एंड प्रॉफिट्स etc. is called tax, direct tax, property tax, income tax। वो टैक्स जो आमदनी, जायदाद और मुनाफा पर इनकम टैक्स, जायदाद टैक्स वगैरह की शक्ल में वसूल किया जाता है उसे टैक्स कहते हैं, बराह रास्त टैक्स कहते हैं, जायदाद टैक्स कहते हैं या इनकम टैक्स कहते हैं। यहाँ पर हमारा दुरुस्त ऑप्शन होगा बी वाला, उसको हम डायरेक्ट टैक्स या बराह रास्त टैक्स कहते हैं। मनी दैट मस्ट बी पेड टू द स्टेट चार्ज्ड एज प्रोपोर्शन ऑफ इनकम एंड प्रॉफिट एडेड टू कॉस्ट ऑफ सम गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, प्रॉपर्टी टैक्स, इनकम टैक्स। वो रकम जो आमदनी के तनासब से
कुछ चीज़ों की लागत में मुनाफा के इजाफा और ख़िदमात पर रियासत को अदा की जाती है। टैक्स कहलाती है, एक्साइज ड्यूटी कहलाती है, जायदाद का टैक्स कहलाती है, इनकम टैक्स कहलाती है। करेक्ट ऑप्शन होगा ए वाला, उसको हम टैक्स बोलते हैं या वो टैक्स कहलाती है। थर्ड टर्म ऑफ an इज इक्वल टू n+3 इज, दी गई रकम के मुताबिक तीसरी रकम कौन सी होगी? बच्चों ये हमें रकम दी गई है। अब यहाँ पर क्योंकि तीसरी या थर्ड टर्म पूछी जा रही है तो हम इस सारी रकम में n की जगह पर 3 लिख देंगे। यहाँ भी n की जगह 3, यहाँ भी 3, तो ये आ गया a3 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर हमारा जवाब होगा 6। फोर्थ टर्म ऑफ an इज इक्वल टू 1/2n-1 होल का स्क्वायर इज, इसकी चौथी रकम क्या होगी? बच्चों हल करते हैं इसको भी। अब हमसे चौथी रकम पूछी गई है, जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर हमने 4 लिख देना है। यहाँ भी हमने 4 लिख दिया, यहाँ भी n की जगह पे 4 लिख दिया। अब 2 और 4 आपस में ज़रब खा रहे हैं। अब देखिए बच्चों, इस ब्रैकेट में एक लामत ज़रब की है और एक माइनस की है। तो याद रखिए जब ये दोनों लामतें इकट्ठी आएंगी तो पहले अमल ज़रब का करना है। 4 2 टाइम्स आर 8 -1 होल का स्क्वायर, 8 में से 1 माइनस हुआ तो 7 आ गया, 7 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1/49। तो यहाँ पर चौथी रकम हमारे पास आ गई है 1/49। तो यहाँ पर हमारा जवाब बी वाला होगा। इफ A and B are two non-empty sets, then A union B is equal to what? अगर A और B दो सेट हों तो A यूनियन B किसके बराबर होगा? फाई B यूनियन A इंटरसेक्शन या तुकाते B और B इंटरसेक्शन या तुकाते A। तो बच्चों यहाँ पे सीधा सा काम है कि A यूनियन B यूनियन A के बराबर होता है। तो यहाँ पर B वाला ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे। If A and B are two non-empty overlapping sets, then A intersection B is equal to, अगर A और B दो मुतराकब या ओवरलैपिंग सेट हों तो A तुकाते B किसके बराबर होगा? फाई के, B इंटरसेक्शन या तुकाते A के, A तुकाते या इंटरसेक्शन B और B यूनियन या इंटरसेक्शन A। यहाँ पे बच्चों सीधा सा जवाब है A इंटरसेक्शन B या A तुकाते B बराबर होगा B इंटरसेक्शन A या B तुकाते A के। तो यहाँ पर हम B वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। प्रॉफिट इज अर्नड व्हेन, मुनाफा हासिल किया जाता है अगर। बच्चों इसका जवाब जानने से पहले दो चीज़ें जान लें कि SP इज इक्वल टू सेल प्राइस, CP इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस हम कहते हैं कीमत फ़रोख्त को और कॉस्ट प्राइस कीमत ख़रीद को कहते हैं। और बच्चों इस सिंबल का मतलब है कि इस सिंबल का जिधर को मुंह ओपन होता है, खुला होता है, तो उस तरफ जो वैल्यू दर्ज होती है उसको बोलते हैं कि ये वैल्यू बड़ी है, ग्रेटर है। और इस सिंबल का जिधर को मुंह क्लोज्ड होता है या बंद होता है, उधर जो वैल्यू लिखी होती है उसको हम बोलते हैं कि ये स्मॉलर वैल्यू है या छोटी कीमत है। अब वापस ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। मुनाफा कमाया जाता है अगर सेल प्राइस बराबर हो कॉस्ट प्राइस के, यानी कीमत फ़रोख्त बराबर हो कीमत ख़रीद के, सेल प्राइस छोटी हो कॉस्ट प्राइस से, यानी कीमत फ़रोख्त छोटी हो कीमत ख़रीद से, यानी ख़रीद हमारी ज़्यादा हो और हमने वो चीज़ फ़रोख्त कम पैसों में की हो। सेल प्राइस ज़्यादा हो या बड़ी हो कॉस्ट प्राइस से, यानी कीमत फ़रोख्त ज़्यादा हो कीमत ख़रीद से, हमने जो चीज़ ख़रीदी है वो हमने ज़्यादा पैसों में फ़रोख्त की हो तो। या फिर चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज, कि इन सब में से कोई भी ऑप्शन दुरुस्त नहीं। तो बच्चों आपको पता होगा कि जो चीज़ हम कम पैसों में ख़रीद कर ज़्यादा पैसों में फ़रोख्त करते हैं या बेचते हैं तो हमें मुनाफा हासिल होता है। तो लिहाजा यहाँ पर हमारा सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी सेल प्राइस या कीमत फ़रोख्त हमारी ज़्यादा हो कॉस्ट प्राइस या कीमत ख़रीद से, यानी हमने चीज़ कम कीमत में ख़रीद कर ज़्यादा पैसे में फ़रोख्त की हो तो हमें मुनाफा हासिल होगा। तो यहाँ पर हम सी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। लॉस इज़ देयर व्हेन, हमको नुकसान होता है अगर सेल प्राइस इज़ इक्वल टू कॉस्ट प्राइस,
कीमत ख़रीद और कीमत फ़रोख्त बराबर हो। अगर बच्चों ये बराबर होगी तो हमें ना नुकसान होगा ना फ़ायदा होगा। दूसरा ऑप्शन है सेल प्राइस थोड़ी हो कॉस्ट प्राइस से, यानी जिस कीमत पर हम चीज़ बेच रहे हैं वो थोड़ी हो कीमत ख़रीद से, तो वो चीज़ हमें नुकसान पहुंचाएगी। तीसरा ऑप्शन है सेल प्राइस ज़्यादा हो कॉस्ट प्राइस से, कीमत फ़रोख्त यानी जिस कीमत पे हम चीज़ें बेचते हैं वो ज़्यादा हो कीमत ख़रीद से। या फिर सेल प्राइस बराबर हो मार्क्ड प्राइस से, यानी कीमत ख़रीद और चिट पर दर्ज कीमत एक ही हो। अब बी वाले ऑप्शन पे आएँ, सेल प्राइस थोड़ी हो कॉस्ट प्राइस से, यानी कीमत फ़रोख्त कम हो कीमत ख़रीद से। जितने में हमने चीज़ ख़रीदी है उससे कम में हम बेचेंगे तो हमें नुकसान होगा। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। लॉस इज़ देयर व्हेन सेल प्राइस इज़ स्मॉलर दैन कॉस्ट प्राइस, या नुकसान होगा अगर हमारी कीमत फ़रोख्त थोड़ी होगी कीमत ख़रीद से।